Welcome to the lecture number 15 of Software Design and Architecture. In the last lecture, we have completed chapter number 3 of Essential Software Architecture. In this lecture, we have covered the quality attributes of software architecture. Availability means that your system must be available to the user when needed. For an IT company, system must be available in business hours, and for online system, it must be available 24/7. Integration. Integration is to see application in the broader context. In other words, existing system or application must have the capability to integrate with the latest applications. Some other quality attributes we have covered were portability, testability, and supportability. Portability means the transfer of an application from one browser to another browser, from one operating system to another operating system, or from one platform to another platform. Then testability indicates that how easy is to test your application. And supportability deals with fixing and diagnosis of errors once the application is deployed. The agenda of today's lecture is to cover application servers. I will discuss introduction, NTR architecture, and enterprise Java beans in this lecture. So you might be thinking that what an application server is. Here is an answer. एप्लीकेशन सर्वर को मैंने डिवाइड किया है मुख्तलिफ पार्ट्स में. सबसे पहली बात एप्लीकेशन सर्वर के हवाले से कि ये एक कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि एंड टीयर आर्किटेक्चर के मिडिल टीयर पे रिजाइड करती है. सबसे पहली बात जो यहाँ समझने की ज़रूरत है वो ये कि कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी क्या है. कंपोनेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी में हम एक सिस्टम को या एक प्रॉब्लम को जो सिस्टम के लिए डेवलप की जाती है उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स के अंदर, और हर सब प्रॉब्लम के साथ एक कंपोनेंट लिंक कर दिया जाता है जो उसकी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को डील कर रहा होता है, जो उस सब प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, तो आपका जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर या कंप्लीट एप्लीकेशन बनती है वो बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स की बेस पे डेवलप की जाती है. इन तमाम कंपोनेंट्स में जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है वो मिडिल टीयर पे रिजाइड करता है एंड टीयर आर्किटेक्चर के अंदर. अब इस आर्किटेक्चर को मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूँगी. दूसरा पॉइंट कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट्स पॉसिबल है कि एक जगह पर मौजूद नहीं होंगे. एक पॉसिबिलिटी उनकी ये हो सकती है कि वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद हों. तो एप्लीकेशन सर्वर एक डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है उन तमाम कंपोनेंट्स के लिए, उन तमाम कंपोनेंट्स को लिंक करने के लिए, यूनिफाइड उनको दिखाने के लिए. तीसरा पैरामीटर जो एप्लीकेशन सर्वर का यहाँ पर डिस्कस करूँगी मैं वो है सिक्योरिटी. एप्लीकेशन सर्वर्स हम छोटी एप्लीकेशंस के लिए डेवलप नहीं करते, हम हमेशा लार्ज एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशन सर्वर को डेवलप करते हैं. जब हम लार्ज एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन सर्वर डेवलप कर रहे हैं तो इस सिक्योरिटी को इंश्योर करना ज़रूरी है. आप खुद सोचें कि अगर यूज़र का डाटा सिक्योर नहीं होगा तो क्या वो एप्लीकेशन को यूज़ करेगा. अब सिक्योरिटी मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोवाइड की जा सकती है. अब जिस तरह आपका जो फेसबुक है वो ऑथेंटिकेट कर रहा है यूज़र्स को, उसकी यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा, उसके बाद वो लॉगिन करेगा. तो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है. देन कम्स ट्रांजैक्शंस. तो एप्लीकेशन सर्वर इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वो ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करे. अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट
जब सर्वर से कम्युनिकेट करेगा तो वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर जब क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ तरह की ट्रांजेक्शन्स आपके जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं वो फैसिलिटेट करने की एबिलिटी रखते हैं। और लास्ट पॉइंट एप्लीकेशन सर्वर को डिफ़ाइन करने के लिए वो ये कि एप्लीकेशन सर्वर परसिस्टेंस होते हैं। अब परसिस्टेंस का फिनोमेना समझने के लिए आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखें कि लेट्स से एक क्लाइंट है और एक एप्लीकेशन के लिए 2 सर्वर्स मौजूद हैं, सर्वर 1 और सर्वर 2। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले वो लोड बैलेंसर के पास आती है, ठीक है? और लोड बैलेंसर ये डिसाइड करता है कि इसकी रिक्वेस्ट को मुझे सर्वर 1 को भेजना चाहिए या सर्वर 2 को भेजना चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से एक रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर सकता है किसी भी सर्वर पे। परसिस्टेंस इंश्योर करती है कि आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट सेम सर्वर को असाइन की जाए, ठीक है? या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए एक सेम सर्वर को यूज़ करे। तो ये वो तमाम कंपोनेंट्स थे या ये वो तमाम पैरामीटर्स थे जिनकी बेस पे मैंने एप्लीकेशन सर्वर को डिफ़ाइन किया है। अगर ये चीज़ें एप्लीकेशन सर्वर में मौजूद नहीं होंगी तो वो एप्लीकेशन सर्वर नहीं कहलाएगा। आपकी एप्लीकेशन सर्वर कंपोनेंट बेस्ड होगा, एप्लीकेशन सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटीज़ को प्रोवाइड करनी है, ट्रांज़ैक्शंस को फैसिलिटेट करना है और परसिस्टेंस का मैकेनिज़्म भी इंश्योर करना है, ठीक है? Application servers are widely used to build internet facing applications. अब अगर सवाल ये हो कि एप्लीकेशन सर्वर्स हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो जैसा कि इसके नेम से भी आपको पता चल रहा है कि ये एप्लीकेशंस में यूज़ होगा, लेकिन किस तरह की एप्लीकेशंस? वो एप्लीकेशंस जो इंटरनेट फेसिंग हैं, जो इंटरनेट को एक्सेस कर रही हैं, ठीक है? इंटरनेट को एक्सेस करने के बाद वो एप्लीकेशंस यूज़र यूज़ कर सकता है। अब इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशन के अंदर ही एक सब कैटेगरी आ जाती है वेब फेसिंग एप्लीकेशंस की। तो वो तमाम एप्लीकेशंस जो वेब सर्विसेज को यूज़ कर रही हैं वो भी आपकी इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, देन कम्स द एंड टियर आर्किटेक्चर। यहाँ आपको एक फिगर नज़र आ रही है एंड टियर आर्किटेक्चर की। ये बेसिकली एक ब्लॉक डायग्राम है क्लासिक एंड टियर आर्किटेक्चर की, जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स अडॉप्ट करते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि 4 टियर्स हैं। पहला टियर है क्लाइंट टियर, सेकंड टियर इज़ वेब टियर, थर्ड टियर इज़ बिजनेस कंपोनेंट टियर एंड फोर्थ टियर इज़ इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टियर। इन चारों टियर्स के साथ इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या ये जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं ये सब मेंशन हैं। हम वन बाय वन इन तमाम टियर्स को नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उससे आपको एन टियर आर्किटेक्चर की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी। सबसे पहली टियर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो डैट इज़ क्लाइंट टियर। क्लाइंट टियर जब हम किसी वेब एप्लीकेशन की बात करें तो क्लाइंट टियर हमेशा एक वेब ब्राउज़र के साथ या एक इंटरनेट ब्राउज़र के साथ लिंक किया जाता है, या इंटरनेट ब्राउज़र क्लाइंट टियर का एक पार्ट है, ठीक है? वो इसको कंटेन कर रहा है। होता क्या है कि क्लाइंट ब्राउज़र को यूज़ करते हुए HTTP रिक्वेस्ट भेजता है वेब टियर को, और वेब टियर के पास क्या मौजूद है? वेब सर्वर्स। तो बेसिकली क्लाइंट टियर का काम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि इसने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, और जब सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर दे तो वो HTML पेजेस को यूज़ कर सकता है, उनको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि HTTP यूज़ कर रहा है आपका क्लाइंट टियर,
वेब से लिंक करने के लिए और यूजिंग ब्राउज़र। जो दूसरी टियर है डेट इज़ वेब टियर। वेब टियर के पास क्या चीज़ मौजूद है? वेब सर्वर्स। वेब टियर हमेशा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं यूजिंग वेब सर्वर्स, और ये क्यों किए जाते हैं? ताकि ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकें। अब इस वेब टियर का काम क्या है? वेब टियर का पहला काम ये है कि इसने अपने पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको ये इन्वोक करता है। जब भी इसके पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, ये अपने कंपोनेंट्स को इन्वोक करेगा। अब कंपोनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स जावा सर्वर पेजेस हो सकते हैं, एक्टिव सर्वर पेजेस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन-सा वेब सर्वर यूज़ कर रहे हो। ठीक है? जब इसने इन्वोक कर लिया तो इन्वोक करने के बाद ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद ये देखेगा कि किस वेब कंपोनेंट को कॉल करना है। ठीक है? कौन सा वेब कंपोनेंट है जो कि इसकी फंक्शनैलिटी को, जो रिक्वेस्ट आई है उस फंक्शनैलिटी को फुलफिल कर रहा है। और जब वो फंक्शनैलिटी उससे मिल जाती है, उसके बाद वो HTTP के फॉर्मेट में क्लाइंट को वापस रिजल्ट्स भेज देगा। तो ये काम है जो कि वेब टियर करता है। और इसके अलावा एक और काम भी वेब टियर का है, वो ये कि जो भी रिक्वेस्ट इसके पास आएगी उसको वो बिजनेस कंपोनेंट टियर की तरफ फॉरवर्ड करेगा। और आपका जो बिजनेस कंपोनेंट टियर है ये क्या करता है, ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बिजनेस कंपोनेंट टियर हमेशा एक बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है? और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है? यूजिंग एंटरप्राइज जावा बीन्स और यूजिंग डॉट नेट कॉम्पोनेंट्स। इसके पास डिफरेंट टेक्निक्स मौजूद हैं जिनके थ्रू ये बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और वेब टियर जब भी बिजनेस कंपोनेंट टियर के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये RMI को, रिमोट मेथड इन्वोकेशन या फिर डॉट नेट रिमोटिंग IIOP को यूज़ करते हुए बिजनेस कंपोनेंट टियर को एक्सेस कर सकता है। अब ये हमने देख लिया कि आपका जो बिजनेस कंपोनेंट टियर है ये कौन रियलाइज़ करवा सकता है, या तो एंटरप्राइज जावा बीन्स या फिर डॉट नेट कॉम्पोनेंट्स, या इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि बिजनेस कंपोनेंट टियर को रियलाइज़ करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब इस स्लाइड में हम लास्ट टियर को स्टडी करेंगे, दैट इज एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टियर। ये है क्या? इसके अंदर आपकी एक या एक से ज़्यादा डेटाबेसेस, ERPs या बैक एंड एप्लीकेशंस मौजूद हो सकती हैं। ठीक है? और बिजनेस कंपोनेंट टियर जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टियर को, तो या तो वो थ्रू SQL कर सकती है या फिर JDBC के थ्रू वो अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकती है। तो ये पॉसिबल आपकी लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू बिजनेस कंपोनेंट टियर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम टियर को एक्सेस कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी और लैंग्वेजेस मौजूद हो सकती हैं। यहाँ पर आपकी जो मेन या जो वाइडली यूज़ होती हैं जैसे SQL हो गया, HTTP हो गया, इनको मेंशन किया है। आप अपनी स्लाइड पे देख रहे हो, द बिजनेस कंपोनेंट मस्ट क्यूरी एंड इंटरैक्ट विद दीज डाटा स्टोर्स टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, वेब टियर ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। वेब टियर जाएगा एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक के अंदर, बिजनेस लॉजिक डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करेगी, और यहाँ से आपका रिप्लाई आएगा बिजनेस कंपोनेंट टियर को, बिजनेस कंपोनेंट टियर वेब टियर को फॉरवर्ड करेगी, और फिर ये क्लाइंट टियर के पास वापस आएगा थ्रू HTTP। तो आप जो वेब सर्वर यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेब सर्वर बेसिकली आपके मिडल टियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने एप्लीकेशन सर्वर में देखा था कि ये एक मिडल टियर के तौर पे मौजूद है एन टियर आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है?
तो आपका ये जो वेब सर्वर है ये आपकी एप्लीकेशन सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है और आप ये देख रहे हो कि ये दरमियान में एक टीयर पे मौजूद है एन टीयर आर्किटेक्चर में। आई होप आपको एन टीयर आर्किटेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसकी चारों टीयर्स की। अब यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बिजनेस लॉजिक जो है, जो आपकी बिजनेस कंपोनेंट टियर है, वो कोर पार्ट है। ठीक है, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख सकते हो, द कोर ऑफ एन एप्लीकेशन सर्वर इज द बिजनेस कंपोनेंट टियर। और बिजनेस कंपोनेंट टियर में होता क्या है? बिजनेस कंपोनेंट टियर में दो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक तो कंटेनर है और दूसरा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मॉडल है। ठीक है, कंटेनर का काम क्या है? कंटेनर का काम है मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? अपने कंपोनेंट्स को, जो कि इसने अंदर होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर ही आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अब जो आपके कंटेनर हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। आपका जो एंटरप्राइज जावा बीन है वो एक कंटेनर हो सकता है, डॉट नेट एक कंटेनर के तौर पर एक्ट करेगा, कोरबा एक कंटेनर हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट कंटेनर्स डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन सब का एक कॉमन एक बात ये है कि इन तमाम कंटेनर्स ने ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करना है और रिसोर्स पूलिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो कंटेनर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें एक सिमिलर फंक्शनैलिटी है जो कि इन कंटेनर्स ने लाजमी तौर पर प्रोवाइड करनी है, जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। और कंपोनेंट का काम क्या है? कंपोनेंट आपका एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो कि कंटेनर को चाहिए होगा रन टाइम पर पे किसी भी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, लेकिन कंपोनेंट की बात क्या है? कंपोनेंट हमेशा कंटेनर पर रिलाय करेगा सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कंटेनर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और कंपोनेंट उसके अंदर एक रन टाइम पर जो उसका बिहेवियर है कंटेनर का, उसको स्पेसिफाई कर रहा है। कंपोनेंट को आप एक क्लास के तौर पे ले सकते हो। ठीक है, जिस तरह एक क्लास एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है ना, कंपोनेंट भी बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन सर्विसेज इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है। So, the EJP architecture defines a standard programming model for constructing server-side Java applications. अब जिस तरह मैं पहले बता रही थी कि आपके पास बिजनेस कंपोनेंट टियर पर डिफरेंट कंटेनर्स मौजूद हो सकते हैं या डिफरेंट आपके पास सर्विसेज हो सकती हैं, जिसमें एंटरप्राइज जावा बीन है, डॉट नेट मॉडल है। हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे डैट इज़ इंटरप्राइज जावा बीन्स आर्किटेक्चर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग मॉडल है और ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये सर्वर साइड पर जावा एप्लीकेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चूँकि हम एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहे हैं, इसी वजह से जो एंटरप्राइज जावा बीन है वो सर्वर साइड पर जावा एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट करेगा। इस स्लाइड में आप एक फिगर देख रहे हैं एप्लीकेशन सर्वर की। आप देख रहे हो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर ट्रांजैक्शन सर्विस है, डायरेक्टरी सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है। और चूंकि हम EJP की बात कर रहे हैं एंटरप्राइज जावा बीन की, इस वजह से इसके अंदर एंटरप्राइज जावा बीन का कंटेनर पड़ा है। ठीक है, अगर मैं ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी को लिंक करना चाहूँ पहली स्लाइड के साथ, मैंने वहाँ बताया था कि एप्लीकेशन सर्वर ट्रांजैक्शन सर्विस देगा, एप्लीकेशन सर्वर सिक्योरिटी सर्विस को प्रोवाइड करेगा।
तो ये दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और चूंकि ये एंटरप्राइज जावा बीन्स की हम बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो कंटेनर आप देख रहे हो वो एंटरप्राइज जावा बीन्स का है। और इस एंटरप्राइज जावा बीन के कंटेनर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि इसके अंदर एक पूल पड़ा है, इसके अंदर एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, परसिस्टेंस है, कनेक्शन पूल है, थ्रेड पूल है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि कंटेनर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इसी कंटेनर के अंदर आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, जिनको ये होल्ड कर रहा है, जिनको ये होस्ट कर रहा है। अब क्लाइंट और एंटरप्राइज जावा बीन्स सर्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फिगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्लाइंट है, क्लाइंट के पास एक ब्राउज़र के थ्रू, एक यूज़र इंटरफेस के थ्रू वो सर्वर से कनेक्ट करेगा। एंटरप्राइज जावा बीन का सर्वर यहाँ पे मौजूद है, एक एप्लीकेशन सर्वर है, और इस एप्लीकेशन सर्वर के अंदर आप देख रहे हैं कि एंटरप्राइज जावा बीन का कंटेनर मौजूद है। कंटेनर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। एक और बात आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्लाइंट जब एंटरप्राइज जावा बीन्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, जो कि एक कंपोनेंट है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा, वो थ्रू इंटरफेस कनेक्ट कर रहा है। या तो वो होम इंटरफेस है या वो एक रिमोट इंटरफेस है, जिसके थ्रू आपका क्लाइंट एंटरप्राइज जावा बीन्स को या ये एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि एंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट मॉडल क्या है। तो ये जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है एंटरप्राइज जावा बीन्स की, उसके मुताबिक आपकी एंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट्स दो तरह के हैं। हम बात कर रहे हैं वर्जन 5 की। वर्जन 5 में दो तरह के EJB कंपोनेंट्स मौजूद हो सकते हैं। फर्स्ट इज सेशन बीन्स एंड सेकंड इज मैसेज ड्रिवन बीन्स। हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका एंटरप्राइज जावा बीन्स है, ये बेसिकली जावा एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। जावा की 3 कैटेगरीज बिल्ड की गई हैं। जावा SE, जिसे जावा स्टैंडर्ड एडिशन कहते हैं, वो स्टैंड अलोन आपकी एप्लीकेशंस हैं उनको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी टाइप है जावा की, डैट इज़ इंटरप्राइज एडिशन, जो कि जावा की ये जिस तरह से आप एंटरप्राइज एप्लीकेशंस देख रहे हो उनको डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो तीसरी तरह की कैटेगरी है जावा की, वो है जावा ME, माइक्रो एडिशन। तो यहाँ पर ये बात आप याद रखिएगा कि जो आपकी एंटरप्राइज जावा बीन स्पेसिफिकेशन है, ये पार्ट है जावा एंटरप्राइज एडिशन का। So the first component model we are going to study is session beans. सेशन बीन को मैं लिंक करना चाहूँगी मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर, जो आपका कंट्रोलर का कंपोनेंट है उसके साथ। कंट्रोलर और सेशन बीन सिमिलर हैं। किस तरह? क्योंकि ये दोनों बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं। अगर आपको मॉडल व्यू कंट्रोलर याद हो तो वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि मॉडल की जितने भी आपकी डाटा है उससे रिलेटेड फंक्शनैलिटी हम मॉडल में रख रहे हैं, इंटरफेसेस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी हम व्यू में प्लेस करते हैं, और कंट्रोलर में मॉडल और व्यू के अलावा तमाम फंक्शनैलिटी आ जाती है। या आप कह सकते हो कि कंट्रोलर के अंदर आपकी लॉजिक आ जाती है, बिजनेस लॉजिक। बिल्कुल उसी तरह जो आपके सेशन बीन्स हैं वो आपकी बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट करते हैं। कहाँ पर? 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर। और 3 टियर आर्किटेक्चर से की एक एग्जांपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। Session bean defines an application specific interface
that client can use to make request. अगर आप लास्ट स्लाइड को देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वो जो EGB बीन्स थी ना, अब उसकी जगह पे सेशन बीन्स है। सेशन बीन ने एक इंटरफेस प्रोवाइड की जिसके थ्रू क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट भेजेगा। जहाँ पे आप होम इंटरफेस और रिमोट इंटरफेस देख रहे हैं ना, बिल्कुल उसी जगह पे आपको एक इंटरफेस नज़र आएगी सेशन बीन की, जिसके थ्रू वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। So client send request to session bean and block until the session bean sends response. जब तक सेशन बीन उसे रिस्पॉन्स नहीं भेजता, क्लाइंट उसको ब्लॉक रखेगा। सेशन बीन किसी दूसरी रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर सकता। अब सेशन बीन में आपके दो तरह के पूल्स होते हैं। एक है स्टेटलेस बीन पूल, यहाँ पर आपको कोई स्टेट लिखी हुई नज़र नहीं आ रही। और दूसरी तरह के जो बीन्स हैं वो स्टेटफुल बीन्स हैं, इसमें आपको स्टेट लिखी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्लाइंट्स जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनके पास एक स्टेट, यहाँ पर स्टेटफुल बीन्स के पास मौजूद है क्लाइंट्स की। लेकिन ये क्लाइंट्स जब स्टेटलेस बीन पूल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लाइंट्स की कोई स्टेट आपको नज़र नहीं आ रही। तो बेसिकली जो आपके सेशन बीन्स हैं, इस स्लाइड का मकसद आपको ये बताना है कि दो तरह के हैं, या वो स्टेटफुल हैं या वो स्टेटलेस हैं। स्टेटफुल सेशन बीन क्या है? A stateful session bean is said to maintain state information about a conversation with a client. कि क्लाइंट जब भी कॉन्वर्सेशन मेंटेन करता है तो आपका जो स्टेटफुल सेशन है वो क्लाइंट की स्टेट को भी मेंटेन करेगा। और दूसरी तरफ आपके पास आ जाते हैं स्टेटलेस बीन्स। Stateless session bean is defined as it does not keep any state information on behalf of any client that calls it. क्लाइंट इसके साथ इंटरैक्ट करते रहें लेकिन ये क्लाइंट की स्टेट्स को मेंटेन नहीं करेगा। अब अगर मैं इन दोनों की एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करूं तो लेट्स से आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है, जब क्लाइंट इंटरैक्ट करता है या जब वो कम्युनिकेट करेगा अपने एप्लीकेशन सर्वर के साथ, तो वहाँ पर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सेव रखी जाती है एक डेटाबेस के अंदर कि क्लाइंट का यूज़र नेम क्या है, क्लाइंट का पासवर्ड क्या है। ठीक है, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो उस सर्वर पर उसकी स्टेट मौजूद होगी, डाटा मैच किया जाएगा। अगर तो वो करेक्टली इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने प्रोवाइड की है तो आपका जो क्लाइंट है वो सर्वर आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, और जब मैं स्टेटलेस की बात करती हूँ तो स्टेटलेस में क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या क्लाइंट की स्टेट मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फेसबुक पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया, आपने पेज लॉगिन किया, आपने उसे व्यू किया और आपने सेशन टर्मिनेट नहीं किया, आपने साइन आउट नहीं किया, आपने बस उसको बंद कर दिया, वो पेज आपने क्लोज़ कर दिया, अपने टैब से आपने वो उस पेज को क्लोज़ किया। अब जब दोबारा आप facebook.com लिखेंगे तो अब वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगेगा। अब वो आपको थ्रू अ टोकन आपको उसी जगह पर दोबारा कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो स्टेटफुल के अंदर क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, और स्टेटलेस के अंदर क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या उसकी जो स्टेट इंफॉर्मेशन है उसको नहीं रखा जाता, वो रेंडमली किसी भी टोकन के थ्रू सर्वर से कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर EJB कंटेनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो स्टेटफुल सेशन बीन्स हैं उनके लाइफ साइकिल को मैनेज करे। एक और फिनोमिना यहाँ पर पैसिवेशन एंड एक्टिवेशन का है। द कंटेनर विल राइट आउट अ बीन स्टेट टू डिस्क इफ इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर अ वाइल। कंटेनर क्या करेगा कि जो भी बीन की, हम स्टेटफुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टेटलेस की बात नहीं कर रहे। स्टेटफुल के मामले में आपका जो ईजीबी कंटेनर है वो एक स्टेट बीन की अपनी डिस्क पे राइट कर देगा। अगर कुछ देर यूज़र ने यूज़ नहीं किया सिस्टम, फाइन, लेकिन जैसे ही क्लाइंट दोबारा से सिस्टम को यूज़ करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लेगा जो उसने अपने पास डिस्क पे स्टोर की हुई थी। क्लाइंट को दोबारा से उस इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम पैसिवेशन एंड एक्टिवेशन कहते हैं। यानी सेम सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी जिस सर्वर पर आपकी स्टेट को मेंटेन किया गया है। कंटेनर्स कैन ऑल्सो बी कन्फिगर्ड टू डिस्ट्रॉय अ स्टेटफुल सेशन बीन। अब कंटेनर के पास ये भी अथॉरिटी है या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर एक यूज़र ने काफ़ी देर तक यूज़ नहीं किया बीन को तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे। So we have seen that what the session bean is. Now we are going to study another component model, that is message driven beans. मैसेज ड्रिवन बीन बिल्कुल उसी तरह हैंडल किए जाते हैं जिस तरह आपकी स्टेटलेस सेशन बीन्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या क्लाइंट की स्टेट अपने पास स्टोर नहीं कर रहे। मैसेज बीन किस तरह से काम करता है? मैसेज बीन डोंट रिसीव रिक्वेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम क्लाइंट्स। ये आप एक मैसेज बीन के इंस्टेंस देख रहे हो, ठीक है, ये क्लाइंट है। क्लाइंट डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, रादर दे आर कन्फिगर टू लिसन टू अ JMS क्यू। ये क्यू मौजूद है, इसके थ्रू जो मैसेज आएगा वो हमेशा इसको लिसन करेगा। And when clients send message to the queue, they are delivered to an instance of message bean to process। ठीक है, जब एप्लीकेशन क्लाइंट ने मैसेज क्यू को भेजा, क्यू ने मैसेज डिलीवर किया, तो वो हमेशा इंस्टेंस के पास जाएगा, ठीक है। इंस्टेंस जो है मैसेज बीन का वो इसको प्रोसेस करेगा। और आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेशन बीन की तरह, या जो आपका नॉर्मल एंटरप्राइज जावा बीन का आर्किटेक्चर है उसको फुलफ़िल करते हुए आपका जो बीन है या जो आपका कंपोनेंट है वो मौजूद है कंटेनर के अंदर, और कंटेनर पार्ट है आपके सर्वर का। एक और पॉइंट यहाँ पर कि जो आपके मैसेज बीन्स हैं ये एसिंक्रोनस हैं। एसिंक्रोनस क्यों है? क्योंकि ये क्लाइंट से कोई भी मैसेज लिसन करेंगे, ठीक है। देन जो आपका बीन है, जो आपके कंपोनेंट का काम है कि बिज़नेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना, वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट मैसेज का वेट करेगा, वो सेंडर को कोई रिप्लाई नहीं भेजेगा, ठीक है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन को हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं, जो मैसेज ड्रिवन बीन्स फैसिलिटेट करते हैं। सो हमने अभी तक जो एंटरप्राइज जावा बीन का कंपोनेंट था उसको स्टडी किया। एंटरप्राइज जावा बीन के कंपोनेंट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक कंपोनेंट है सेशन बीन, ये आपकी जो सेशन से लिंक कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आपने लॉग इन किया, लॉग आउट किया, ये कंप्लीट सेशन है, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके मैसेज ड्रिवन बीन्स मौजूद हैं। मैसेज ड्रिवन बीन आपके प्योरली मैसेज को डील कर रहा है, ठीक है। और सेशन बीन के अंदर मज़ीद हमने दो कैटेगरीज देखी, एक स्टेटफुल कैटेगरी है और दूसरी स्टेटलेस कैटेगरी है सेशन बीन्स की। तो आपको आई होप अभी तक एंटरप्राइज जावा बीन का जो कंपोनेंट मॉडल है उसकी समझ आ गई होगी। अब हम मूव कर रहे हैं कंटेनर की तरफ। हमने देखा कि जो आपका कंपोनेंट है उसको कंटेनर ने कंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो ईजेबी कंटेनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं?
आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये नंबर ऑफ़ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, बीन इंस्टेंस पूलिंग इन्वॉल्व होती है, इंक्लूडिंग क्रिएशन, एक्टिवेशन, पैसिवेशन, बीन डिस्ट्रक्शन। आपको याद है हमने जब पिछली स्लाइड्स में ज़िक्र किया था कि आपके सेशन बीन में जो स्टेटफुल बीन्स हैं, ईजेबी कंटेनर उनको क्रिएट भी कर सकता है, उनको एक्टिवेट और पैसिवेशन भी उन पे परफॉर्म कर सकता है, और अगर वो ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं होंगे तो उनको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये तमाम सर्विसेज आपकी कोई भी जो इंटरप्राइज जावा बीन कंटेनर होगा वो परफॉर्म करेगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट आपको नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, इट इंटरसेप्ट्स क्लाइंट्स कॉल ऑन द रिमोट इंटरफेस ऑफ बीन्स टू इन्फोर्स ट्रांजेक्शन एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, आपकी जो भी क्लाइंट कॉल्स आती हैं उनको आपके रिमोट इंटरफेसेस पे इंटरसेप्ट किया जाता है और वहाँ पर इंश्योर किया जाता है ट्रांजैक्शन को और सिक्योरिटी को। तो आप लोग एक सेल्फ स्टडी के लिए मैं जॉब दे रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईजेबी कंटेनर मौजूद हैं। ठीक है, वहाँ पर थ्रेडिंग, कैशिंग और कनेक्शन पूलिंग की डिस्क्रिप्शन लिखी है। आप लोग इसको रीड कीजिएगा। So in this lecture we have covered what the application servers are and one of the component of business tier component, that is enterprise java beans। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूँगी। जो आपका इंटरप्राइज जावा बीन कंपोनेंट है, ये पॉपुलर है, वाइडली यूज्ड हो रहा है। ये एक पावरफुल वे है आपकी सर्वर साइड पे जावा एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए। इंटरप्राइज जावा बीन्स मॉडल जो है ये डिफरेंट आर्किटेक्चरल पैटर्न पर बनाया जा सकता है, उसको यूज़ करते हुए बिल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर कि हमें यूँ डायग्राम्स में देखने से महसूस हो रहा है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ईजेबी कंपोनेंट मॉडल पड़ा है। वो कंपोनेंट मॉडल सेशन बीन भी हो सकता है, मैसेज ड्रिवन भी हो सकता है, लेकिन ये इंटरेक्शन इतनी सिंपल नहीं होती, ये इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे ये एक सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट रखती है। ठीक, so for reference you can study chapter number 4 of essential software architecture. Thank you for listening class.